हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, ईवोस एकेडमी पर मैं आपका होस्ट दोस्त और शुभचिंतक अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं आज की इस शानदार क्लास में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी है बढ़िया शानदार तरीके से चल रही हो, बड़ी मजे से चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम अपने चैप्टर तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियां है, इसके महत्वपूर्ण नोट्स और इसके शानदार क्वेश्चंस है उनको पढ़ने वाले हैं। बढ़िया शानदार नोट्स मैंने जो आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। और क्वेश्चंस के आंसर्स है वो भी मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही सरल भाषा में तैयार किए हैं। इसका मतलब क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको एक छोटा सा काम करना है। आज की क्लास आपको बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखनी है। मैं गारंटी लेता हूं इस चैप्टर में से आप किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने वाले हो आपके एग्जाम 2026 में। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अपना चैप्टर नंबर 6 तृतीयक और चतुर्थक गतिविधियां। सर ये कौन सी गतिविधियां आ गई? जो दिमाग में प्रश्न आता है ना, वो दिमाग का प्रश्न मैं हल करवा देता हूँ ना। पहले सबसे पहले उसी प्रश्न को हम हल करेंगे जो आपके दिमाग में आता है कि सर क्या होती है ये, है ना। प्रश्न जो आता है दिमाग में वो होता है क्या होती है ना। और मैंने यह प्रश्न का उत्तर जो है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, प्राथमिक क्रिया में भी बताया था, द्वितीयक क्रिया में भी बताया था। अब बात कर लेते हैं अपनी चतुर्थक क्रिया या तृतीयक और चतुर्थक क्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। सर इसका आंसर तो दो, इसका आंसर बता देते हैं। चलो आपसे मैं एक थोड़ी सी बात है ना, सलाह मशवरा कर लेता हूँ। ये मान के चलो आपका किसी से हो गया पंगा। आपका क्या हो गया? आपका हो गया किसी से पंगा। और पंगा हो गया तो आप कहाँ जाओगे? आप जाओगे वकील के पास। कहाँ गए? आप गए वकील के पास। वकील यानी लॉयर जिसको आप कहते हो। जाना नहीं है वैसे, है ना, आना मेरे पास है। आप वकील के पास गए, वकील ने आपसे फीस वगैरह ली, भाई थोड़ी बहुत ली होगी, नहीं ली होगी, गवर्नमेंट वकील होगा, कोई भी हो सकता है। आप उसके पास गए, अब उसने क्या है आपको दी सलाह कि तुम्हें ना ऐसा करना चाहिए कि अगले पे केस कर देते हैं, है ना, क्या कर देवा, केस कर देवा, FIR दर्ज करवा दो। इसने सलाह दी कि आपको FIR है ना वो करवा दो इसके खिलाफ, बाद में देख लेंगे अपन कोर्ट में। आप राजी हो गए, आप सीधे गए थाने, FIR दर्ज करवाई और आप बाद में चले गए इसके साथ कोर्ट में, है ना, कोर्ट में चले गए। भैया आप कोर्ट में जाना नहीं है रे, ये तो मैं केवल एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, कहीं देखो गुरुजी कह दिया चलो ना, ऐसे नहीं करना है। अब इसने आपको सलाह दी, है ना, इसने आपको सलाह दी, क्या इसने आपको कोई वस्तु दी है? क्या वस्तु नहीं दी है। प्राथमिक क्रिया में और द्वितीयक क्रिया में हमारे पास वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वस्तुएं मिलती भी हैं, वस्तुएं बेचते भी हैं, खरीदते भी हैं। लेकिन इसमें वकील ने केवल आपको सलाह देने का काम किया है, यानी कुछ नहीं किया, केवल सलाह दी और सलाह आपने मान ली। इसका मतलब आपको प्राप्त कुछ नहीं हुआ भाई, आपने तो बस बातें मानी, प्राप्ति में कुछ नहीं हुआ। तो ये जो है ना वकील का धंधा, ये जो पैसा हुआ है, ये जो व्यवसाय है, ये जो व्यवसाय हुआ है वकील का व्यवसाय, इसको हम किस में शामिल करेंगे? क्योंकि पैसे तो कमाए हैं इसने, अब इसने कमाए हैं तो इसको हम तृतीयक क्रिया में शामिल कर लेंगे। अरे वाह भाई सर, अब आ गया समझ में। चतुर्थक क्रियाएं हैं जो बाद में छोटी सी बात बताएंगे, जो अनुसंधान से संबंधित है, IT से संबंधित है, वो बाद में बात करेंगे। फिलहाल आपकी तृतीय की क्रियाएं वो होती हैं जिसमें हम अगले को पैसे देते हैं लेकिन उनसे हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है, कुछ ज्ञान वगैरह। हाँ, टीचर का मेरे से देख लो आप लोग, आप मेरे पास आए, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको पढ़ाया, आप पढ़ के गए, मैंने आपको कुछ लौटाया? नहीं लौटाया। नहीं लौटाया तो इसका मतलब आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है मेरे पास आकर। तो ये जो मेरा काम है वो मेरा तृतीयक श्रेणी में आ जाता है। यानी मैं बात करूं टीचर के बारे में, तो टीचर भी सारे आपके पास व्यवसाय इसमें आ जाते हैं तृतीयक श्रेणी में। बैंक कर्मचारी मान लो, यानी कोई भी नौकरी जिसमें आप क्या है केवल कुछ ज्ञानवर्धक बात प्राप्त कर सकते हो या कुछ ऐसा काम करते हो जिसमें आपको कुछ मिलता नहीं है, केवल जानकारी मिलती है, वो तृतीयक गतिविधियाँ मान लेना मतलब क्रियाएं होता है ना। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था।
है ना, जो होती है इसमें शामिल करते हैं। तो बस नौकरी पैसा जो होता है वो अपने तृतीय की क्रिया में आता है। अब समझ में आ गया होगा, तो चलो अब चलते हैं अपने नोट्स के आधार पर पढ़ा देता हूं मैं आपको। अब बात करते हैं, देखो क्या है, तृतीयक गतिविधियां सेवा क्षेत्र से संबंधित है। सेवा, जिसमें सेवा करते हैं, जैसे मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं। सेवा मतलब यहाँ पे सर्विस से लिया गया है रे, कहीं आप कंफ्यूजन में आ जाओ। सर्विस कौन सी, जो जॉब होती है ना, जॉब नौकरी जो होती है वो इसमें आती है। अब घबरा मत जाना, गुरुजी सर्विस जॉब सारी बात बता दी आपने, लगेंगे कि नहीं लगेंगे, मेहनत करोगे तो बिल्कुल लगोगे। चलो, से संबंधित है। जनशक्ति सेवा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है भाई जनशक्ति सेवा। जनशक्ति सेवा मतलब टीचर्स मिलकर सेवा कर रहे हैं, बैंक कर्मचारी सेवा कर रहे हैं, उनको सरकार पैसे देती है, उनमें वो बदले में हमारी सहायता करते हैं। बैंक कर्मचारी के पास गए, जो हमारे खाते में पैसे पड़े हैं उनको निकाल के उसने दे दिया, तो उसने अपना काम किया है भाई, काम किया है। लेकिन आप उसको पैसे नहीं दे के आ रहे, आप मतलब उससे कुछ लेके नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसको पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो आपके पास तृतीय का है। इसके बाद में, क्योंकि अधिकांश तृतीय गतिविधियां कुशल श्रमिकों का मतलब होता है योग्य, पढ़े लिखे, जैसे मैं हूं, है ना, मैं पढ़ा लिखा हूं, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित का मतलब होता है जिसको डिप्लोमा मिलता है। जैसे अपने पास बात करें, आईआईटी करते हो, आईटीआई करते हो, आप क्या करते हो, डॉक्टर में क्या करते हैं, एमबीबीएस वो करते हो, तो वो सारे आप डिप्लोमा हैं, डिग्री है। सलाहकारों द्वारा की जाती है। सलाहकार जानते हो, जैसे मैं सलाह देने के लिए तैयार हूं हरदम। इसके बाद में बात करें, तृतीय गतिविधियों में उत्पादन और विनिमय दोनों शामिल है भाई। तृतीय गतिविधियों में आपके पास उत्पादन भी शामिल होता है और विनिमय भी शामिल होता है। उत्पादन में उन सेवाओं का प्रावधान शामिल है जिनका उपभोग किया जाता है। सेवाएं वही नौकरी से संबंधित है। विनिमय में व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं शामिल है। विनिमय में देख लो, व्यापार भी शामिल आता है इस तृतीय गतिविधि में, परिवहन भी आता है, संचार भी आता है। सर व्यापार हाँ द्वितीय गतिविधि हमको नहीं कराया कि ना बटे व्यापार कहाँ करे आप ना, व्यापार नहीं शामिल करे थे उसमें मैंने बताया था प्राथमिक क्रिया से, प्राथमिक गतिविधियों से जो प्राप्त क्षेत्र है, यानी प्राथमिक क्षेत्र में जो आते हैं, जैसे कृषि आती है, पशुपालन आता है। बढ़िया एग्जाम्पल बताया था, दूध से पनीर वाला, है ना वो। अब इसमें आगे बात करें, परिवहन भी शामिल आता है, जिस बस में जाते हैं। इसके अलावा संचार, पैसे दे के आते हैं, कुछ नहीं लाते हैं, केवल वो हमें लाकर यहाँ से वहाँ पहुँचा देता है, बस यही तो काम करता है। संचार, अपन मोबाइल में रिचार्ज करवाते हैं, सीधी सी बात है, पैसे दिए अगले को, क्या कुछ मिला, हमें नहीं मिला। जब हमें मिल ही नहीं रहा है, पैसे अपन लगा रहे हैं, तो वो अपनी तृतीय गतिविधियां यानी फोन से संबंधित शामिल है, जिनका उपयोग दूरियों को कम करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सीधी सी बात है। उदाहरण के लिए बढ़िया एग्जाम्पल मैंने बताया, एक शिक्षक से पढ़ते समय आपको कोई वस्तु तो प्राप्त नहीं होती, परंतु आपकी ज्ञान पाने की आवश्यकता की पूर्ति होती है। दूसरे शब्दों में, ऐसी सभी क्रियाएं जिनमें वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता है, बल्कि उत्पादक के कार्यों द्वारा उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि की जाती है, सेवाएं कहलाती हैं। और ये सेवाएं सारी अपनी तृतीय गतिविधियों में शामिल होती है। इससे बढ़िया एग्जाम्पल आपको कोई नहीं मिलने वाला है। तो कोई पूछे तृतीय गतिविधियां किन्हें कहते हैं, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो, समझ में आई, आप ये लिख सकते हो। इसके अलावा उदाहरण दो तो मेरे वाला दे देना रे, बढ़िया एग्जाम्पल है। चलो आगे देखते हैं। तृतीय गतिविधियों के 4 प्रकार होते हैं भाई। कोई पूछे तृतीय गतिविधियों के प्रकार, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए, यहाँ पे आपके पास मैं ऑब्जेक्टिव टाइप में बताता हूँ थोड़ा सा। अगर मैंने ये कर दिया यहाँ पे, है ना, ये लो, अब यहाँ पे पूछ लिया मैंने क्या, यहाँ पे पूछ लिया आपसे कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना, ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो बता देना। गतिविधियों के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कौन से होते हैं? व्यापार आ गया, दूसरा परिवहन, संचार और सेवाएं। इन चारों की अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए कि तृतीय गतिविधियों के प्रकार नहीं है और यहाँ सेवाओं के स्थान पे मैंने लिख दिया कृषि, तो आपको क्या करना है, ये कृषि नहीं करके आना है ना। ध्यान से समझ लेना मेरी बात को जो समझाता हूँ रे। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, गारंटेड है। आपके 56 आउट ऑफ 56 आने वाले हैं। सर 56 में से 56 कैसे बता रहे हो? ये इसलिए बता रहे हैं कि ये नंबर आपके जो स्कूल विद्यालय स्तर वहाँ से चले जाते हैं, इसीलिए मैं 56 बता रहा हूँ। मैं बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ, है ना, सब कुछ समझाना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो पहले पढ़ते हैं व्यापार और वाणिज्य। क्या होता है सर व्यापार या वाणिज्य, एक ही बात होती है। इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ
किन्हीं वस्तुओं का लेन देन करना व्यापार ही होता है। सर क्या मैं अपने दोस्त से कोई चीज़ ले रहा हूँ तो व्यापार है क्या? बिल्कुल व्यापार है, लेकिन आप उसको अगर पैसे देते हो तो, नहीं तो दोस्तों में लेना देनी चलती रहती है ना, वो छोड़ो, अलग बेटर है। सबसे पहले बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य क्या होता है, इसके बारे में बात बताइए। तो व्यापार मूलतः अन्यत्र उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, यानी कोई दूसरी जगह वस्तुएं वहाँ पे उत्पादित की जा रही है, यानी कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में अपने पास चीनी उत्पादित की जा रही है तो उसको जब बेचा जाता है तो वो व्यापार की कैटेगरी में आता है। इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं व्यापार करूंगा तो मेरा मुख्य उद्देश्य क्या होगा? मेरा मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। इसके बाद जिन कस्बों और शहरों में ये सभी कार्य होते हैं उन्हें व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। सीधी सी बात है, जहाँ पर ये व्यापार किया जाता है वो व्यापारिक केंद्र होते हैं। जैसे जयपुर शहर है अपना, तो जयपुर एक व्यापारिक सेंटर है भाई। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर अपने पास व्यापारिक संस्थाएं बहुत हैं और व्यापार करती है, वो वहाँ से सामान लाती है, यहाँ पे बेच देती है, तो वो व्यापार होता है, ये ध्यान में रख लेना। इसके बाद में बात करें, व्यापार केंद्रों को ग्रामीण और शहरी विपणन केंद्रों के रूप में विभाजित किया गया है। यानी कहने का मतलब व्यापार के केंद्र भी अलग अलग होते हैं, ग्रामीण और शहरी। याद रखना भाई, प्रश्न पूछ सकता है कौन से क्षेत्र, ग्रामीण और शहरी, यानी ये अपने पास स्पेस देके पूछ सकता है, वो 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं नंबर, मेरी क्लास देखोगे तो। व्यापार केंद्रों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रामीण और शहरी। अब ग्रामीण में कौन से होते हैं, शहरी में कौन से होते हैं? तो शहर तो बड़े स्तर का होता है भाई, दूसरे राज्य से ले आया है ना, तो वो व्यापारी कर रहा है। जैसे जयपुर की बात करी तो वो शहर है। लेकिन मैं बात करूँ अपने नवलगढ़ से की गाँव की, अपना नवलगढ़ भी चलो कस्बा आता है भाई, अपने कोई गांव देखते हैं, उस गांव की बात करें तो वो क्या करता है? वो शहर जाता है, सामान लेकर आता है और बेचता है, तो वो हो जाता है ग्रामीण केंद्र। इसके बाद ग्रामीण विपणन केंद्र आसपास की बस्तियों की जरूरतें पूरी करते हैं। सीधी सी बात है, यानी कहने का मतलब हम जिस गांव में रहते हैं उस गांव में आप देखना कोई दुकानदार होता है, वो पड़ोस शहर से लाता है और अपने आसपास के क्षेत्रों को पूर्ति कर देता है। जो आसपास के लोग बसे होते हैं, अपने मोहल्ले में दुकान है तो क्या आप सीधे कंपनी से सामान लेके आते हो? कह रहे हैं ना, कंपनी से का, तो वो जो बस्तियां होती है ना उनकी जरूरतें पूरी कर देती है ग्रामीण क्षेत्र में। ये अर्ध नगरीय केंद्र होते हैं। अर्ध नगरीय यानी जो कस्बे बोलते हैं ना, मैं कस्बे बोलता हूँ, वो कस्बों का मतलब यही है। हाँ, ये सबसे बुनियादी प्रकार के व्यापारिक केंद्रों के रूप में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा बुनियादी माना जाता है इनको। क्यों? क्योंकि ये सबसे कम, जो अपन जहाँ से शुरू होता है ना, वहाँ के लोगों की मदद करता है, वहाँ के लोगों की आपूर्ति करता है। मदद नहीं, तो पैसे लेता, मदद थोड़ी ना करता है, लेकिन वो अपने काम तो आता है भाई। एक तो सामान अपन कहाँ जाए, नवलगढ़ से अपने पास जयपुर जाके खरीद के लेके, एक नवलगढ़ में ही अपने को वो सामान उपलब्ध हो रहा है ना, तो वो बात यहाँ पे बताना चाहता है। व्यावसायिक और व्यक्तिगत केंद्र अच्छी तरह से विकसित नहीं है भाई। सीधी सी बात है कि वो सारे विकसित इतने नहीं होते हैं जितने अपने शहरों में होते हैं। ये स्थानीय संग्रहण और वितरण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। सीधी सी बात है, स्थानीय केंद्र होते हैं, यानी यहाँ पे अपन संग्रहण कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद उनको बेचते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र की बात है भाई। अधिकांश में मंडियां यानी थोक बाजार, थोक बाजार क्या होता है? जहाँ पे थोक के भाव सामान मिलता है। यानी कहने का मतलब कहते हैं ना, अरे सर मारते हो थोक में इतना कोई पड़े है, वो इतना कोई देशा में तो था नहीं। हाँ, के साथ साथ खुदरा क्षेत्र भी होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आवधिक बाजार लगते हैं। आवधिक क्या होते हैं? आवधिक होते हैं, मैं बता देता हूँ, सीधी सी बात बताऊँ, मैं जयपुर का एक बढ़िया सा एग्जांपल बता देता हूँ। वहाँ पे लगता है हटवाड़ा, अठवाड़ा लगता है, और वो बुधवार को लगता है। कब लगता है भाई? वो बुधवार को लगता है। इसका मतलब एक टाइम डिसाइड कर लिया आवधिक कि भाई अब बुधवार सप्ताह में कितनी बार आता है? 1 बार आता है। इसका मतलब ये 7 दिन में अपने पास क्या हो गया? 7 दिन में 1 दिन लग गया, ये होता आवधिक। अब आया समझ में? हाँ सर, ऐसे अपने पास गाँव में लगता है। गाँव में भाई अपने पास एक मंडी लगती है। अब गाँव में कि रोज़ तो लगेगी नहीं, तो फिर वो क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं सप्ताह की सप्ताह। जैसे आप कोई सामान बेचने जाता है, वो साप्ताहिक रूप से जाता है कि यार आज यहाँ पे आ गए, अगले संडे को आएंगे यहाँ पे, वो होता है आवधिक। जहाँ कोई नियमित बाजार उपलब्ध नहीं होता है, नियमित बाजार नहीं होता भाई, मैंने बता दिया, ये हटवाड़ा जो होता है वो नियमित बाजार नहीं होता है। आज ये यहाँ पे लग सकता है, वो कल वहाँ पे लग सकता है, नियमित नहीं होता। नियमित मतलब हर रोज नहीं खुलता वहाँ पे, ये होता है। इसके अलावा ये बाजार निर्दिष्ट तिथियों पर लगते हैं। निर्दिष्ट तिथियाँ मतलब एक वार या दिनांक तय कर लेते हैं, भाई हाँ महीने की 1 तारीख को यहाँ पे मिलेगा भाई, तो बस वो हो जाता है।
इसके अलावा ये और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये ग्रामीण विपणन केंद्र की बात कर रहा हूं मैं, व्यापारिक ग्रामीण क्षेत्र के व्यापार केंद्र की बात कर रहा हूं। आ रही है कि समझ में नहीं आ रही है? या वो अपने पास धुरंधर मूवी का गाना चल रहा है बिल्कुल वैसे ही, हाँ, उसके बोल नहीं समझ में आ रहे हैं और आपकी पढ़ाई नहीं समझ में आ रही है, लेकिन मेरी पढ़ाई आपको समझ में आने वाली है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट शहरी विपणन केंद्र में विशिष्ट शहरी सेवाएं अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध होती हैं। सीधी सी बात है, जो शहरों के लोगों की उपलब्ध अपने पास क्या है आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो शहरी विपणन केंद्र में आ जाएगा। लेकिन ये क्या है, अधिक व्यापक होते हैं भाई, बहुत ही बड़ा होता है। अब एक उदाहरण देते हैं जयपुर का ही। अब जयपुर में क्या है, लोग बहुत है, बिल्डिंग बनी हुई है, और वहाँ पर वो हर रोज जाएंगे, कहाँ दूर से लेकर आएंगे, तो ऐसा तो करेंगे नहीं। तो उसके नीचे जो दुकानें होती हैं, उनके नीचे जो शॉप्स वगैरह होती है, वो वहाँ से अपनी कर सकते हैं। इसलिए शहरी केंद्र निर्मित वस्तुओं के साथ साथ कई विशिष्ट बाजार भी विकसित करते हैं। सीधी सी बात है, बाजार लगते हैं। अब सपोज नहीं करो, जयपुर में मैंने बताया हटवाड़ा है ना, बताया ना हटवाड़ा। अब ये हटवाड़ा अगर वहाँ पे लगा हुआ तो आसपास में दुकानें लगेंगी कि नहीं लगेंगी? बिल्कुल लगेगी, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे लोग आएंगे और वो हमारा सामान खरीदेंगे। तो वो होता है बाजार बनाते हैं भैया। जैसे श्रम होता है, आवास होता है, अर्ध या तैयार उत्पादों का के बाजार होते हैं। बिल्कुल मैंने बताया ना, श्रम भी हो सकते हैं, यानी हटवाड़ा लगा हुआ सामान उठा पटक करनी है तो मजदूर लगेंगे तो वहाँ पे श्रम काम आ जाएगा। आवास की बात करें तो लोग वहाँ पे क्या करते हैं, अपने पास घर बना लेते हैं हटवाड़ा में। सपोजिंग करो 2 दिन रुकना पड़ जाए तो 2 दिन रुकना पड़े तो फिर वहाँ पे निवास का भी हो सकता है। इसके अलावा अर्ध तैयार उत्पादों के बाजार भी लगते हैं। शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षकों, वकीलों, सलाहकारों, चिकित्सकों, दंत चिकित्सकों, पशु चिकित्सकों जैसे पेशेवरों की सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं। जाहिर सी बात है, अगर शहर है तो वहाँ पे ये सारे शिक्षक वगैरह जो शैक्षणिक संस्थानों, यानी वहाँ पे अपने पास एक स्कूल मिल सकता है, वहाँ पे शिक्षक मिल सकते हैं, वहाँ पे वकील हो सकता है, सलाहकार हो सकता है, चिकित्सक हो सकता है, पशु चिकित्सक हो सकते हैं, सारे हो सकते हैं। ये होता है अपने पास शहरी विपणन में। विभागीय स्टोर वस्तुओं की खरीद और स्टोर के विभिन्न अनुभागों में बिक्री की देखरेख के लिए विभागीय प्रमुखों को जिम्मेदारी और अधिकार सौंप देते हैं। यानी कहने का मतलब है, जैसे ही वो बाजार लगा वहाँ पर अपने पास पद वाई पद है, वो लोगों को अधिकार दे देते हैं, भाई तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है, तुम्हें ये देखना है। चैन स्टोर से सबसे किफायती तरीके से माल खरीदने में सक्षम है। भाई ये चैन स्टोर से क्या होते हैं? चैन स्टोर्स मैं बता देता हूं, आप देखोगे सर वो चैन गले में पहनते हैं, जो भैंस को बांध देते हैं, वो चैन क्या? अरे वो नहीं, चैन का मतलब होता है ये आपके पास एक कंपनी है, फर्म है, इसने सामान बेचा यहाँ पे, है ना, ये आता है, इस पे ये फैक्ट्री रेट पे लिया है। अब ये थोड़ा बहुत संस्था है, ये अपने पास क्या है, छोटी छोटी दुकानों को वितरित कर देती है, तो ये एक चैन बन गई भाई, है ना, ये चैन बन गई। ये जो चैन होती है इसके बारे में बता रहा है। गुरुजी चैन समझ में आ गई, ठीक है चलो। हाँ, अक्सर वे इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वे माल को अपने विनिर्देश के अनुसार निर्मित करने का निर्देश दे सकते हैं। सीधी सी बात है, निर्देश दे। अब ये जो मैंने 4 दुकानें बताई थी, उनको आवश्यकता हो गई कि मुझे ना ये सामग्री चाहिए, तो फिर वो कंपनी है ना उनके अनुसार काम करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को ग्राहक चाहिए। ग्राहक कौन उपलब्ध करवा रहा है? वो दुकान वाले करवा रहे हैं। तो ये आ जाता है भाई। वस्तुओं का क्रय विक्रय 2 प्रकार से किया जाता है भाई। अब जाहिर सी बात है, क्रय विक्रय, दुकान की बात की तो क्रय विक्रय के बारे में आ जाते हैं। अब ये क्रय विक्रय कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये ध्यान में रख लेना, 2 प्रकार से होता है क्रय विक्रय, याद रखना, पूछ सकता है। देखो खुदरा व्यापार की बात करते हैं, खुदरा व्यापार और थोक व्यापार। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, 2 प्रकार मैंने यहाँ पे नहीं लिखे ना। एक तो होता है खुदरा प्रकार, खुदरा व्यापार होता है, और दूसरा होता है अपने पास थोक व्यापार। ये थोक वाले भी समझ में आ जाएगा भाई, अभी थोड़ी देर में इंतजार करो, अभी समझ में आने वाला है। हाँ देखो, खुदरा व्यापार में क्या होता है, यह वह व्यावसायिक गतिविधि है जो उपभोक्ताओं को सीधे माल की बिक्री से संबंधित है। जैसे हम गए सीधे दुकान से खरीदे और चले आए, बस वो आ गया। अधिकांश खुदरा व्यापार स्थायी प्रतिष्ठानों या दुकानों में होता है। दुकान मैंने बता दिया, शॉप, अपने घर के सामने दुकान लगी है, जा बेटा चीनी ले आ, जा बेटा चाय पत्ती ले आ, जा बेटा तेल ले आ, जा बेटा टॉफी ले आ, जा बेटा नमकीन ले आ, जा बेटा कुरकुरे लिया, जा बेटा चिप्स लिया, बस भेजे लाया, बस इतना ही तो काम है, तो वो होती है। इसके बाद सड़क पर सामान बेचना, ठेले, ट्रक, डोर टू डोर मेल ऑर्डर, टेलीफोन, स्वचालित वेंडिंग मशीन एंड इंटरनेट एंड गैर स्टोर खुदरा व्यापार के उदाहरण हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, बहुत ही सरल है। यानी सामान बेचना, सड़क पे सामान बेचना, हम जाते हैं कभी कभी, सड़क पे लगी होता है, कोई बैठा होता है, अरे सामान बढ़िया बेच रहा, चलो ले लिया, वो हो गया। ठेले वो जो अपने पास रेडी वगैरह लेके जाते हैं, उससे सामान खरीदते हैं, सब्जी वगैरह खरीदते हैं। ट्रक वाला भी होता है। इसके अलावा डोर टू डोर कौन सा होता है? ये लो बस आपके घर पे होम डिलीवरी हो रही है, नहीं समझ में आया तो जोमेटो देख लो,
स्विगी देख लो, वो अलग मैटर है, मैं बाद में समझाऊंगा। लेकिन हाँ, इसके अलावा टेलीफोन भी आता है इसमें। इसके अलावा स्वचालित वेंडिंग मशीन और इसके अलावा इंटरनेट गेयर स्टोर खुदरा व्यापार के उदाहरण आते हैं। ये सारे देख लेना भाई। खुदरा व्यापार के बारे में 2 अंक का प्रश्न आ जाए तो आपको ये लिखना है। बात करते हैं थोक व्यापार क्या होता है रे। थोक व्यापार में बात करें तो वो आता है जब वहां से अपने पास, मैंने कंपनी बताई ना कि भाई यहां से हम किसको बेचेंगे, हम छोटे व्यापारियों को सामान बेचेंगे, वो होता है थोक व्यापार। देखो क्या, थोक व्यापार और में खुदरा दुकानों के माध्यम से नहीं बल्कि अनेक मध्यस्थ व्यापारियों और आपूर्ति घरों के माध्यम से थोक व्यापार भी शामिल होता है। सीधी सी बात है, ये कंपनी है, कंपनी ने सामान बेचना है, लेकिन कंपनी से डायरेक्ट छोटे दुकानदार वाले नहीं खरीद पाते हैं, तो फिर उनके बीच में होते हैं बिचौलिए। तो ये यहां से खरीदेंगे और यहां छोटी छोटी दुकानों को बेच देंगे, बस ये काम हो जाएगा, है ना। हाँ, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। यह अक्सर खुदरा दुकानों को इस हद तक ऋण प्रदान करता है कि खुदरा विक्रेता थोक विक्रेता की पूंजी पर बहुत हद तक काम करता है। सीधी सी बात है भाई, एक बड़ी फर्म है भाई, ये मान के चलिए कंपनी स्थापित की आप लोगों ने, अब चाहिए आपको ग्राहक। अब ग्राहक सपोजिंग करो आपने ढूंढ लिया, अब बेचने वाला चाहिए तो उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर आप कहते हो कि आप मेरा सामान लो, इसका मतलब पैसे दे दिया आपने, तो आप मेरा सामान बेचो, पैसे आए तो दे देना, तो इसका मतलब वो ऋणी हो जाते हैं छोटे जो दुकानदार होते हैं। वही बात ये समझा रहा है। तो खुदरा और थोक दोनों ध्यान से देख लेना भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो आता है परिवहन, यानी व्यापार कंप्लीट। नेक्स्ट पहुंचते हैं अपने व्यापार परिवहन में तृतीयक गतिविधि का दूसरा प्रकार। देखो परिवहन आप सभी जानते हो भाई क्या होता है, एक सामान को दूसरे स्थान पे ले जाना परिवहन होता है। अब वो चाहे कैसे भी हो जाए, बोले सर मैं तो मेरे दोस्त के कंधों पे बैठ के जाऊंगा, तो वो भी परिवहन है, तो बिल्कुल परिवहन है रे। आप अपने दोस्त के कंधों पे बैठ के जाओ, कैसे भी जाओ, लेकिन वो परिवहन है। अगर आपको दूसरे स्थान पे पहुंचाया जा रहा है, चाहे वो सामान हो चाहे आप हो, तो वो परिवहन होता है भाई। देखो परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा लोगों, सामग्रियों और निर्मित वस्तुओं को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। सीधी सी परिभाषा, बहुत ही सरल परिभाषा बता दी मैंने। परिवहन दूरी को इस प्रकार मापा जा सकता है, किलोमीटर में दूरी या मार्ग की लंबाई, वास्तविक दूरी, समय दूरी या किसी विशेष मार्ग पर यात्रा करने में लगा समय, और लागत दूरी या क्रय किसी मार्ग पर यात्रा का खर्च। अब ये थोड़ी सी बात कंफ्यूजन आ गई, सर दूरी को कैसे माप सकते हैं, तो देखो दूरी को किलोमीटर में भी माप सकते हैं। अरे यार आज तो मैंने 2 किलोमीटर चाल के आया, दूरी में किलोमीटर में नाप ली। दूसरा इसमें बताया समय, अपने पास मार्ग की लंबाई, हाँ ये हो गई। समय दूरी क्या होती है, यार आज तो मुझे वहां जाने में 10 मिनट लग गए, 15 मिनट लगे, समय दूरी हो गई। यानी मैं कितनी दूरी तय करके आया, मैं 10 मिनट की दूरी तय करके आया, समय दूरी हो गई। इसके बाद किसी विशेष मार्ग पर यात्रा करने में लगा समय, वही एक ही बात है, ये समय दूरी क्या है, वो जो मैंने बता दिया। लागत दूरी, यार मैं ना अब यार कश्मीर जाके आयो तो वहाँ पे ना बहुत ही खर्चा बैठ गया, यानी वहाँ पे मेरे 20,000 रुपये खर्च हो गए, लागत दूरी आ गई। तो ये वही है, खर्चा हो गया, मार्ग पर यात्रा का खर्च हो जाता है। अब बात है भाई नेटवर्क में। नेटवर्क क्या होता है, एक जाल होता है। नेटवर्क का मतलब ही जाल होता है रे। देखो नेटवर्क एक सुविकसित परिवहन प्रणाली है जो नोड्स और लिंक्स से बनी होती है। नेटवर्क का मतलब इंटरनेट की बात कर रहा है भैया, है ना, नेटवर्क इंटरनेट। वो नोड्स और लिंक्स, यानी कहने का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जा सकता है। क्या सर इंटरनेट से भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं रे। आपको एक PDF भेजनी है, अभी तुरंत व्हाट्सएप उठाया, फोटो खींची और तुरंत भेज दिया, परिवहन है कि नहीं है, परिवहन है ना। तो बिल्कुल उदाहरण बढ़िया लो मेरे पास। नोड 2 या 2 से अधिक मार्गों का मिलन बिंदु होता है। नोड क्या होता है, 2 मार्गों का मिलन बिंदु होता है, यहां से और यहां से, ध्यान से समझ लेना। 2 मार्गों का मिलन बिंदु, उसे क्या कहते हैं, उसे नोड कहते हैं। याद रख लेना मेरी इस बात को, है ना, ध्यान से समझ लेना। इसके बाद में, और हर सड़क जो किन्हीं 2 नोड्स को जोड़ती है लिंक कहलाती है। अब जो अपने पास कहने का मतलब है कि 2 सड़कें हैं भाई, अपने पास 2 सड़कें हैं, एक यहाँ से जा रही है, ये हाईवे जा रहा है, एक ये हाईवे जा रहा है। अब इस हाईवे से इस तरफ जाके आएंगे तो लंबा समय लगेगा, तो फिर क्या होता है कि सरकार ऐसा करती है, डायरेक्ट यहाँ पे एक लिंक रोड डाल देती है और सीधे यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो होती है लिंक रोड। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, लिंक कहलाती है। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक याद रखना भाई। परिवहन को प्रभावित कैसे, यानी परिवहन प्रभावित किससे होता है, सीधी सी बात है, उसकी दूरी से प्रभावित होता है, वहाँ का रास्ता कैसा वैसे प्रभावित होता है। तो ये सारी बातें इसमें ऐसा है, मैं बता देता हूँ। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है, सबसे पहली बात तो ये। अब ये मान के चलो परिवहन कैसे होगा, ये एक छोटी सी ढाणी है, अपनी ढाणी मतलब छोटा सा गांव है, वहाँ पे रहते हैं लोग 100। अब सरकार क्यों वहाँ पे सड़कों का जाल बिछाएगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे अपने पास क्या होता है, अगर वहाँ पे 100 लोग रह रहे हैं तो उनके लिए सड़क की व्यवस्था होगी।
वहाँ पर उनको जाने के लिए एक बस की सुविधा होगी, है ना। तो वो अपने पास होता है। जनसंख्या के आकार पे प्रभावित होती है। अगर वहाँ पे 100 ही लोग हैं तो एक बस काफ़ी है। अगर वहाँ पे 5000 की जनसंख्या हो जाए तो फिर तो अपने पास आवाजाही में सड़क वाहन लगेंगे, ये होता है। जनसंख्या जितनी बड़ी होती है परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी, सीधी सी बात है। जनसंख्या बढ़ी इसका मतलब परिवहन की मांग बढ़ी। मार्ग इन पर निर्भर करते हैं। ये जो मार्ग होते हैं ना, मार्ग किस पे निर्भर करते हैं? देखो, शहरों पे, कस्बों में, गांवों में, औद्योगिक क्षेत्रों और कच्चे माल का स्थान, उनके बीच व्यापार का पैटर्न, उनके बीच परिदृश्य की प्रकृति, जलवायु का प्रकार और मार्ग की लंबाई में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए उपलब्ध धन, ये सारी बातें अपने पास किसको, परिवहन को प्रभावित करती है। याद रखना भाई, ठीक है। अब ये बात आ गई होगी समझ में। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है संचार। संचार क्या होता है सर? क्या संचार से भी अपने पास, हाँ, संचार कौन सी कैटेगरी में आता है भाई? ये तृतीयक गतिविधि में, क्रिया में आता है। संचार की बात करें, क्या होता है सर? संचार होता है मैंने फोन उठाया, बात कर ली, संचार हो गया। संचार का मतलब होता है कॉन्वर्जेशन, बात करना ना, जिससे अपन एक स्थान से दूसरे, अपने पास दूसरे स्थान पे बात कर लें। मेरे कैसे कैसे बातें हो रही है। देखो, संचार सेवाओं में शब्दों और संदेशों बोल के या शब्दों को लिख के तथ्य और विचारों का प्रसारण शामिल होता है। सीधी सी बात है। व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, है ना, चैट नहीं कर रहे हो, चैटे करते हो आप लोग। इसके बाद जहाँ परिवहन नेटवर्क कुशल है वहाँ संचार आसानी से फैलता है। सीधी सी बात है। परिवहन जहाँ पे पहुँचेगा वहाँ पे संचार आसानी से पहुँच जाएगा। सर कैसे? इसका सीधा सा उदाहरण बताऊं। एक अपने पास गए, अपने पास जैसलमेर में ना, जैसे ये राजस्थान है अपने पास, ये जैसलमेर का सम क्षेत्र यहाँ पे है। तो अब यहाँ से अगर सड़कें जाएंगी तो यहाँ पे अपने पास नेटवर्क वगैरह की व्यवस्था हो सकती है। अब इसके बाद में बात करें, नेक्स्ट क्या है? मोबाइल टेलीफोनी। मोबाइल टेलीफोनी का मतलब होता है मोबाइल कंपनी जिसको कहते हैं, और उपग्रह जैसे कुछ विकासों ने संचार को परिवहन से स्वतंत्र बना दिया भाई। पहले तो क्या होता था, परिवहन जहाँ पे होता वहाँ पे संचार होता। कैसे सर? मैं इसका एक बढ़िया सा एग्जांपल और बता देता हूँ। पहले क्या होता था कि आप तो वो तकनीकी युग के है ना, आप तो मॉडर्न एज के। हमारे ज़माने की बात बताता हूँ सर, आप भी कौन से ज़माने के हो? आप भी तो तकनीकी हो। हमारी पीढ़ी वो पीढ़ी है जिसने अपने पास पुराना ज़माना भी देखा, तकनीकी भी देखी है, और अपने पास AI भी देखा है। हमारी चिंता छोड़ो, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब आपके पास पत्राचार होता था भाई। पत्राचार का मतलब होता है पत्र का अपने पास भेजा जाता था। पत्र जाता कैसे था? परिवहन होता था तो ही तो जाता था, ऐसे थोड़ी ना जा पाता था। तो फिर जहाँ पे परिवहन पहुँच सकता था वहाँ पे अपने पास संचार होता था ये। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मोबाइल चले तो बाद में यहाँ से वहाँ जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, और इसके बाद में उपग्रह चल गए, उपग्रह से डायरेक्ट बात होने लगी। तो ये बातें अपने पास क्या, परिवहन से अलग कर देता है। इसके बाद में बात करें दूरसंचार वही बात है, बैठे बैठे कोसों दूर बात कर लेना। मोबाइल टेलीफोनी जैसी हालिया प्रगति ने किसी भी समय और कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तात्कालिक बना दिया है भाई। सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है। रेडियो और टेलीविज़न दुनिया भर के विशाल दर्शकों तक समाचार, चित्र और टेलीफोन कॉल पहुंचाने में भी मदद करते हैं, और इसलिए इन्हें मास मीडिया कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है, आपके पास कहीं पर अपने पास आतंकवादी हमला हो जाता है, कहीं पर आग लग जाती है, सीधे टीवी पे न्यूज़, और पूरे जनमास क्या होता है, पूरी जनसंख्या जितनी टीवी देखते हैं, करोड़ों की संख्या में तुरंत देख लेते हैं खबर को। देखते ही नहीं देखते? बिल्कुल देख लेते हैं। इसके बाद समाचार पत्र दुनिया के सभी कोनों में होने वाली घटनाओं को कवर करने में सक्षम है। सीधी सी बात है, अखबार लेते हैं, सुबह सुबह पढ़ते हैं, तुरंत अपने पास सुबह पढ़ा अखबार, पता चल जाता है कल वहाँ पे ये हुआ था, है ना। तो वो संचार का साधन। इसके बाद में बात करें, इंटरनेट ने सचमुच वैश्विक संचार प्रणाली में क्रांति ला दी है। बिल्कुल, इंटरनेट तो आया तब से तो ऐसे क्रांति आई है कि पूछो मत। जैसे किसी ज़माने में औद्योगिक क्रांति जो शुरू हुई थी ना, वैसे ही आज अपने पास क्या है, इंटरनेट ने सचमुच में वैश्विक इंटरनेट है वो, यही बदलाव है जो औद्योगिक क्रांति लेकर आई थी। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है सेवाएं। सेवाएं भी, सेवाएं क्या होती हैं? सेवाएं वो हर प्रकार की नौकरी, जो मैंने शुरू में बता दिया आप लोगों को, हर प्रकार की जॉब सर्विस जो होती है वो सेवाओं में शामिल होती है। मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरी सेवा है। जैसे मैं जॉब करता हूँ, वो मेरी सेवा है। आप कहीं काम करने जाते हो, दुकान पर लगे हुए महीने के पेमेंट लेते हो, तो वो भी आपकी सेवा होती है।
अब देखो बात करते हैं, सेवाएं कई अलग अलग स्तरों पर उपलब्ध होती है, अलग अलग मैंने बता दिया, जैसे अभी उदाहरण दिया है। कुछ उद्योगों के लिए होती है, उद्योग धंधे बड़ी फर्म स्थापित हो गई, वहाँ पे काम करना। कुछ लोगों के लिए भी होती है, जैसे मैंने आपको यहाँ काम करने के लिए रख लिया। इसके अलावा और कुछ उद्योग और लोगों दोनों के लिए, जैसे परिवहन प्रणालियाँ हैं, ये अपने पास दोनों के लिए होती है। निम्न स्तरीय सेवाएं बात करें कौन सी होती है, जैसे कि किराने की दुकान और कपड़े धोने की दुकान उच्च स्तरीय सेवाओं या लेखाकारों, सलाहकारों और चिकित्सकों जैसे अधिक विशिष्ट सेवाओं की तुलना में अधिक सामान्य और व्यापक होती है। भाई सीधी सी बात है, मैं अगर बात करूँ गवर्नमेंट जॉब की तो बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो अनंत है भाई, अनंत प्रकार की है, अनंत जगह लगे हुए। अगर घर में अपने पास किसी नौकर को रखे हुए हैं तो वो भी सेवा ही क्षेत्र होता है। इसके बाद सेवाएं उन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है जो उनके लिए भुगतान करने में सक्षम होते हैं। भाई यानी कहने का मतलब है, सेवाएं उन व्यक्तिगत उपभोक्ताओं को प्रदान की जाती है जो उनके लिए भुगतान करने में सक्षम होते हैं। सीधी सी बात है भाई। ये मान के चलो एक विद्यालय, एक कोई प्राइवेट स्कूल चला रहा है, कोई संचालक है, और उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसको टीचर्स की आवश्यकता पड़ेगी, उसको अपने पास क्लर्क्स की आवश्यकता पड़ेगी, उनको 4th ग्रेड की आवश्यकता पड़ेगी। तो लोगों को वो बुलाएगा। अब लोगों को बुलाएगा तो सीधी सी बात है, उसके पास पैसे होने चाहिए, पैसे देगा तो ही तो लोग काम करेंगे उसके पास। इसका मतलब जिसके लिए सेवाएं करते हैं उसके पास पैसा होना जरूरी है। इसके बाद में बात करते हैं, अब कोई सेवाओं को विनियमित किया गया है, अब कई सेवाओं को भाई है ना, अब कई सेवाओं को विनियमित किया गया है। राज्य और संघ विधानों ने परिवहन, दूरसंचार, ऊर्जा और जल आपूर्ति जैसी सेवाओं के विपणन की निगरानी और नियंत्रण के लिए निगमों की स्थापना करी है। बिल्कुल, जैसे आप बोला को नहीं कह रहे, बिजली विभाग, जल विभाग है ना, अरे आज तो जल विभाग में जाके आए हो, क्यों माले बात नल को नहीं आ रहे हो, है ना, ये कहते कि नहीं कहते यार आज मान लो मीटर काम कौन कर रहे हो तो विद्युत विभाग में जाके आए हो, वो होता है। तो ये स्थापित कर दिए भाई राज्य ने। इसके बाद में व्यावसायिक सेवाएं मुख्यतः स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, कानून और प्रबंधन है। व्यावसायिक सेवाएं मुख्यतः यही होती है भाई, जिसमें व्यवसाय होता है वो उनको शामिल कर लेते हैं। बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आता है तृतीयक गतिविधियों में लगे लोग कौन होते हैं भाई, यानी लगे लोग कौन होते हैं, जो काम करने वाले लोग हैं। तृतीयक कैटेगरी में काम कौन से लोग करते हैं। देखो सेवाएं सभी समाजों में प्रदान की जाती है, लेकिन अधिक विकसित देशों में कम विकसित देशों की तुलना में सेवाएं प्रदान करने में श्रमिकों का प्रतिशत अधिक होता है। उदाहरण के लिए आगे समझ लेते हैं, सीधी सी बात बताएं कि सेवाओं में विकसित जो देश होते हैं वहां पे ज्यादा सेवाएं होती हैं कम विकसित देश के बजाय। अब बात करें होती कौन कौन सी है, तो देखो पर्यटन में बात कर लेते हैं। सबसे पहले पर्यटन कहाँ पे होगा भाई, देखो पर्यटन व्यवसाय के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा है। सीधी सी बात है, बहुत ही सिंपल सी। पर्यटन की यात्रा क्यों करेंगे, आनंद के लिए। कुल पंजीकृत नौकरियों 250 मिलियन बता रहे हैं भाई, और कुल राजस्व, कुल सकल घरेलू उत्पाद जिसको अपन जीडीपी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जीडीपी कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 40% है भाई। ये अपने पास क्या कह रहा है, ये कुल ये जो होता है ना 250 मिलियन, और कुल राजस्व की बात करें तो इतना में दुनिया की सबसे बड़ी तृतीयक गतिविधि बन गई है। यानी कहने का मतलब है जो पर्यटन व्यवसाय है ना, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि पर्यटन व्यवसाय है के बजाय मनोरंजन के उद्देश्य से की जाने वाली यात्रा, और ये आपके पास बहुत ही बड़े स्तर पे हो गई अब। इसके बाद में पर्यटन बुनियादी ढांचा उद्योगों, खुदरा व्यापार और शिल्प उद्योगों, स्मृति चिन्ह के विकास को बढ़ावा देता है। बिल्कुल बढ़ावा देता है भाई। कैसे बढ़ावा देता है, ये मान के चलो यहाँ पे अपन जयपुर जाते हैं, हवा महल घूमने जाते हैं। अब लोग वहाँ पे जाएंगे तो आसपास के क्षेत्र में लोग दुकानें बसाएंगे कि नहीं बसाएंगे, लोग कोई ना कोई सामान बेचना शुरू करेंगे, क्योंकि जो पर्यटक आएंगे वो उनका सामान खरीदेंगे। बिल्कुल, आमेर किले में जाओ आप, वहाँ पे लोग विभिन्न प्रकार की चीज़ें बेचते हैं। इसके बाद पर्यटन क्षेत्र की बात करें भाई, पर्यटन क्षेत्र कौन सा है, देखो भूमध्य सागरीय तट और भारत के पश्चिमी तट के आसपास के गर्म स्थान दुनिया के कुछ लोकप्रिय पर्यटन स्थल है भाई। लोगों के पास पैसे हो तो वो रेत देखने के लिए भी आपके पास दुबई चले जाते हैं, नहीं तो अपने पास रेत तो अपने खेत में भी पड़ी है, लेकिन पैसे हो, पैसों की बात है ना सब कुछ। इसके बाद में अन्य में शीतकालीन खेल क्षेत्र शामिल है जो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और विभिन्न सुंदर परिदृश्य और राष्ट्रीय उद्यान शामिल है भाई। सर्दियों में लोग कहाँ घूमने जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, और जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह होते हैं वहाँ पे जाते हैं। इसके बाद बात करें ऐतिहासिक शहर भी स्मारक, विरासत स्थलों और सांस्कृतिक गतिविधियों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल करते हैं।
जहाँ पर अपने पास पुरानी राजा महाराजाओं की हवेलियाँ हैं, वहाँ पे भी लोग आते हैं देखने के लिए। जैसे अपना नवलगढ़ है, वो आपके पास हवेलियों का शहर है। जो अपने पास जैसलमेर है, वो हवेलियों का शहर है। अपने पास मंडावा है, हवेलियों का शहर है। तो लोग यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, बिल्कुल आते हैं। आप देखना किसी भी वक्त आपको यहाँ पे पर्यटक मिल जाएंगे। तो ये हो जाता है अपने पास है पर्यटन, ये आ गया। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट आता है पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं भाई। पर्यटन क्या होता है, देखो पर्यटन अपने पास, हाँ वो चौथा प्रकार पढ़ रहे थे ना अपने तृतीय गतिविधि का। तो पर्यटन को प्रभावित क्या करता है, बिल्कुल सीधी सी बात है, जो अपने पास से व्यापार को प्रभावित करते हैं, परिवहन को प्रभावित करते हैं, वैसे ही आएंगे। देखो मांग, जीवन स्तर में सुधार और अवकाश के समय में वृद्धि से लोगों को स्थानों पर जाने की अनुमति मिलती है। सीधी सी बात है, अगर लोग विकसित होंगे, पैसे होंगे, तो जैसे ही छुट्टियाँ आएंगी वो कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। लेकिन बेचारा किसान है, वो काम कर रहा है, उसके पास आमदनी नहीं है, तो वो कहाँ घूमने जाएगा। तो सीधी सी बात है, जीवन सुधार होगा तो ही व्यक्ति अपने पास घूमने की सोचेगा। अरे शाम का खाना नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति कहाँ जाने की सोचेगा, ये बता रहा है। परिवहन क्या, पर्यटन क्षेत्रों में के खुलने में परिवहन सुविधाओं में सुधार में से मदद मिलती है। सीधी सी बात है, अगर सपोजिंग करो अपने पास एक किला है और जैसलमेर में अपने पास सोनारगढ़ किला है, वहाँ पर अगर सड़कें नहीं होती, परिवहन नहीं होता, तो क्या लोग वहाँ पे जा पाते, नहीं जा पाते। तो ये भी बढ़ावा देता है। इसके बाद में बेहतर सड़क व्यवस्था के साथ कार से यात्रा करना आसान हो गया है। हाल के वर्षों में हवाई परिवहन का विस्तार भी और भी महत्वपूर्ण हो गया भाई। सीधी सी बात है, लोगों के पास पैसे तो कार से चले जाते हैं, और हवाई परिवहन यानी हवाई जो जहाज होता है उसके द्वारा भी यात्रा खूब होने लगी है हाल फिलहाल में। पर्यटकों को के आकर्षण की बात करें भाई, यानी कहने का मतलब आकर्षित भी तो होना चाहिए ना उसमें। देखो जलवायु की बात करते हैं सबसे पहले। देखो ठंडे क्षेत्रों में अधिकांश लोग समुद्र तट की छुट्टियों के लिए गर्म धूप वाले मौसम की अपेक्षा करते हैं। परिदृश्य से बात करें तो कई लोग अपनी छुट्टियां आकर्षक वातावरण में बिताना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ है अक्सर पहाड़, झीलें, शानदार समुद्री तट और परिदृश्य होता है जो मनुष्य द्वारा पूरी तरह से परिवर्तित नहीं किए गए होते हैं। सीधी सी बात है भाई, कहने का मतलब है जब व्यक्ति के पास पैसे होते हैं तो वो उस क्षेत्र में जाना पसंद करता है जो अपने पास वीरान होता है। जैसे पहाड़ है, वहाँ पे किसी के द्वारा कोई अपने पास ना पॉल्यूशन है, ना कोई शोर शराबा है, तो आनंद से बैठता है। इसी प्रकार से अपने पास जंगलों में जाता है तो वो इसी प्रकार से होते हैं भाई। इसके बाद इतिहास और कला की बात कर लेते हैं। इतिहास की बातें भी जो होती है ना, इतिहास जो होता है ना, वो आपके पास पर्यटन को बढ़ावा देता है। चित्तौड़गढ़ जो है अपना, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, ये अपने इतिहास के वो क्षेत्र हैं जहाँ पर पर्यटन का बढ़ावा बहुत, यानी पर्यटन बहुत बढ़ गया है। लोग प्राचीन या सुरम्य शहरों और पुरातात्विक स्थलों का दौरा करते हैं, मैंने बता दिया अभी। और महलों, प्रासादों की बात महलों से हो रही है, मतलब किले वगैरह जो होते हैं ना, किले कौन से रहा है, जो महल होते हैं, महलों के दूसरा रूप है चर्च। और चर्चों की खोज मतलब प्राचीन चर्च की खोज हो गई भी, तो वहाँ पे भी जान का खोज का आनंद लेते हैं। सीधी सी बात है। संस्कृति और अर्थव्यवस्था भी होती है भाई। संस्कृति कैसे, मान के चलो अपने पास किसी पहाड़ी क्षेत्र में गए, वहाँ पे आदिवासी किला बसा हुआ है, तो वो जो उन लोगों का खान पान है, वो लोग कैसे रहते हैं, ये देखने के लिए भी पर्यटन का बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल मिलता है। साउथ अफ्रीका में इसी प्रकार की जो पर्यटन है वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग वहाँ की आदिवासी जनजाति है उसको देखने के लिए जाते हैं। ये हो जाता है आपके पास पर्यटन। तो आपके चारों प्रकार हो जाते हैं कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे अपने पास तृतीय जो गतिविधि थी, चारों प्रकार पढ़ा दिए, चारों की डिटेल पढ़ा दी। अब इसमें ना ऐसे नहीं कह देना कि गुरुजी ये बाकी रह गया, क्योंकि मैंने पॉइंट बहुत शानदार समझाए आप लोगों को। अब बात करते हैं चतुर्थ गतिविधियाँ। ये देखो अभी हाल फिलहाल में अब शुरू हुई है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें केवल अपने पास खोज यानी अनुसंधान से संबंधित शामिल है। देखो चतुर्थ गतिविधियों में निम्नलिखित में से कुछ शामिल है, जैसे सूचना का संग्रह करना, इसके अलावा उत्पादन और प्रसार, है ना, या यहाँ तक कि सूचना का उत्पादन जैसे अपने पास कोई कंप्यूटरी भाषा है उसका विकास हो जाना होता है। चतुर्थ गतिविधियाँ अनुसंधान विकास के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। सीधी सी बात है, अनुसंधान जिसमें आविष्कार किया जाता है भाई, है ना, इन्वेंशन किया जाता है वहाँ से, और इन्हें विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल से जुड़ी सेवाओं में के उन्नत रूप के रूप में देखा जाता है भाई। उन्नत रूप मतलब बिल्कुल उत्कृष्ट रूप। अब जाहिर सी बात है, अगर अपन नासा में जाएंगे तो वो नासा मान के चलो, अपने पास इसरो मान के चलो, ये सारे अपने पास इसमें आते हैं चतुर्थक गतिविधियों में। अब ये यहाँ पे आपका शायद चैप्टर कंप्लीट नहीं, पंचम गतिविधि और बता देता हूँ भाई, है ना। पंचम गतिविधि कौन सी आती है सर? हाँ देखो, उच्चतम स्तर के निर्णयकर्ता या नीति निर्माता क्वीनरी गतिविधियां करते हैं। उच्चतम स्तर के जो लोग होते हैं,
क्विनरी गतिविधियां ऐसी सेवाएं हैं जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनर्व्यवस्था और व्याख्या, डेटा व्याख्या और नए प्रौद्योगिकियों के उपयोग और मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करती है। क्विनरी का मतलब होता है जिसमें जिज्ञासा होती है भाई, उत्पन्न होती है जिज्ञासा कि इसको ना इस प्रकार से नहीं करना चाहिए, वैसे करेंगे तो ठीक रहेगा, वो होता है। देखो आउटसोर्सिंग या ठेके पर काम देना कार्य कुशलता में सुधार लाने और लागत कम करने के लिए बाहरी एजेंसी को काम देना होता है। जैसे कोई कंपनी है, बड़ी सरकार मूर्ति बना रही है ना, और उसका ठेका किसी फर्म या कंपनी को दे देती है तो वो आ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप भारत, चीन, पूरी यूरोप, इजराइल और फिलीपींस और कोस्टा रिका में बड़ी संख्या में कॉल सेंटर खुल गए हैं। ये देखो, भारत आप बता सकते हो, चीन आप बता सकते हो, पूरी यूरोप बता सकते हो, इजराइल बता सकते हो, फिलीपींस, ये आपके पास मैप में पूछे जा सकते हैं ये क्षेत्र, याद रखना। क्विनरी सेवाओं में नए रुझानों में ज्ञान प्रसंस्करण, आउटसोर्सिंग, केपीओ कहते हैं भाई, इसको ना ध्यान में रख लेना। नॉलेज ये है ना अपने पास, ज्ञान प्रसंस्करण, आउटसोर्सिंग, केपीओ और होम सोरिंग शामिल है, जो आउटसोर्सिंग के विकल्प के रूप में होते हैं। ये सारी बातें आ जाती है भाई पंचम में। केपीओ उद्योग, यानी केपीओ मतलब ज्ञान प्रसंस्करण आउटसोर्सिंग, उद्योग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी बीपीओ, ये रही भाई बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आ जाती है, इसमें से अलग है क्योंकि इसमें अत्यधिक कुशल श्रमिक शामिल होते हैं। केपीओ के उदाहरणों में अनुसंधान और विकास आ जाता है। R&D जिसको कहते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये R&D का मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। गतिविधियां, इसमें ई लर्निंग होता है, व्यवसाय अनुसंधान होता है, बौद्धिक संपदा होती है, बौद्धिक संपदा IP, इसके अलावा अनुसंधान होता है, कानूनी पेशा होता है, बैंकिंग क्षेत्र शामिल होते हैं, सारे इसमें हो जाते हैं भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास कलर के अनुसार कार्य की प्रवृत्ति। अभी सर कलर के अनुसार कार्य की प्रवृत्ति क्या होती है? आप तो देखोगे कि सर यूनिफॉर्म होती होगी, लाल रंग की यूनिफॉर्म है, वो ये होते हैं, स्वर्ण यानी पीले रंग की है तो ये है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास ये जो रंग है वो कहाँ पे काम में लेने होते हैं? आपको मैप में काम में लेने होते हैं। यानी मैप दिया हुआ होता है, उस मैप में आपको लाल रंग दर्शाना है तो वो लाल रंग किसको इंगित करता है, ऐसे दर्शाया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैप में अपने पास है ना, मैप दिखाता हूँ मैं आपको, तब समझ में आने वाला है। बात करते हैं इसके बारे में। अब ये जो अपने पास वर्ल्ड मैप है इसमें बात कर लेते हैं। अगर कोई क्षेत्र आपके पास रेड कलर का दर्शाना है इसमें, है ना, अगर इसमें आपने किसी क्षेत्र को रेड कलर में दर्शा दिया है तो आपको ये मान के चलो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ अपने भारत में, और मैंने यहाँ पे ये लाल कलर कर दिया भाई, यहाँ पे ये है ना। चलो मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आप लोगों के, है ना। जैसे अपने भारत की बात कर लेते हैं, अपन बाद में चलेंगे विश्व में तो, है ना, अपने भारत में चलेंगे तो बात करेंगे अपने भारत के बारे में ही। अब कोई आपसे पूछे कि मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया है, लाल रंग कर दिया, यहाँ पे यहाँ तक रेड कलर कर दिया इसको, इसका मतलब क्या हुआ है, रेड कलर कर दिया मैंने, तो फिर आप पहचान कैसे करोगे, है ना। ये जो क्षेत्र है इसको मैंने रेड कलर में रंग दिया भाई। अब इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में आपके पास कृषि बहुत की जाती है, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो वही बात मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, देखो लाल रंग है वो किससे संबंधित है, प्राथमिक क्रियाएं जैसे कृषि, खनन, मछली पकड़ना, वानिकी, ये सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े होते हैं। कोई पूछ ले कृषि, अपने पास खनन, मछली पकड़ना है, उसको आप किस रंग से इंगित करोगे, किस रंग से दर्शाओगे, तो वो आप दर्शाओगे लाल रंग से। अब इसका प्रश्न कैसे भी पूछ सकता है भाई। स्वर्ण यानी गोल्डन, पीले रंग का, अत्यधिक विशिष्ट, दुर्लभ और उच्च मूल्य को मूल्य वाले निर्णय लेने वाले पेशेवर, जैसे वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी हो सकता है, नीति निर्माता हो सकते हैं, उच्च सरकारी अधिकारी हो सकता है। ये पंचम क्रियाकलाप का हिस्सा होते हैं। पंचम क्रियाकलाप यानी अपने पंचम गतिविधि का भाग होता है। श्वेत की बात कर लेते हैं भाई, श्वेत यानी सफेद रंग, व्हाइट रंग की बात करें तो कार्यालय पेशेवर, जैसे प्रशासक होता, प्रबंधक होता, सरकारी कर्मचारी होता, क्लर्क होता है। ये सफेद कलर वाली नौकरियां हैं, सफेद कलर है भाई, कॉलर नहीं है ना, सफेद कलर वाली नौकरियां भाई आमतौर पर गैर शारीरिक और बौद्धिक श्रम से जुड़ी होती है भाई, सीधी सी बात है। इसके बाद धूसर होता है भूरा रंग का, जो होता है मिट्टी, मटमेला जिसको कहते हैं। ऐसे लोग जो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र से तृतीय क्षेत्र में चले गए हैं, जैसे पर्यावरण सेवाएं हैं, अपशिष्ट प्रबंधन है, ये सारे इसमें आते हैं। इससे इंगित होता है। यह आमतौर पर ऐसे श्रमिकों को संदर्भित करता है जिनके पास विशेष कौशल होता है, लेकिन वे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों से भी जुड़े होते हैं। इसलिए
बात करें नीले रंग के बारे में कि नीला रंग क्या है, देखो विनिर्माण और औद्योगिक कार्य जैसे कारखाने के श्रमिक है, मिलों अपने मशीनों का संचालन है, उत्पादन कर्मचारी है, ये नीले कॉलर वाली नौकरियां हैं। नीले कलर वाली है भाई, कॉलर कैसे हो गए यहाँ पे, है ना। नौकरियां आमतौर पर शारीरिक श्रम और औद्योगिक कौशल से जुड़ी होती है। इसके बाद में बात करें गुलाबी रंग, व्यक्तिगत सेवाएं होती है, विशेषकर महिलाओं का प्रभुत्व होता है, जैसे नर्सें हैं, बाल देख रेख है, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं, ब्यूटिशियन है, खुदरा बिक्री में कम वेतन वाली नौकरियां इसमें शामिल होती है। और यहाँ पे आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है भाई, है ना, कंप्लीट हो गया है अपना ये चैप्टर। और बढ़िया नोट्स के आधार हुआ है, ऐसे नहीं है कि ऐसे वैसे नोट्स पढ़ाए मैंने, शानदार नोट्स हैं। अब देखो बात करते हैं अपने पास इस चैप्टर के क्वेश्चंस के बारे में, प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद में अपन चलते हैं अपने आगे की बात पे। नीचे क्या है, ये टेक्स्ट के है भाई, टेक्स्ट के हैं, इसके अलावा मैं अलग से प्रश्न अलग से बनाऊंगा और पूरी किताब का रिवीजन करेंगे, उसमें चिंता मत करो। नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को चुनना है। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक गतिविधि है। अच्छा, तृतीय गतिविधि बताना है, इसमें से क्या है, खेती नहीं है, बुनाई नहीं है, शिकार नहीं है, व्यापार होता है, वो तृतीय गतिविधि के 4 प्रकार बताए हैं ना वो। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि नहीं, इस्पात प्रगलन, मछली पकड़ना, वस्त्र बनाना, टोकरी बुनना, कौन सा नहीं है भाई, देखो इस्पात प्रगलन द्वितीय गतिविधि है, वस्त्र बनाना द्वितीय गतिविधि है, और टोकरी बनाना भी अपने पास क्या है, ये द्वितीय गतिविधि है। टोकरी बनाना है भाई, ये बुनना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना, देख लेना आप लोग बुनना, लेकिन टोकरी बनाना है वो आपके पास द्वितीय गतिविधि में है। कैसे है, देखो अपने पास है मछली पकड़ना जो होता है वो प्राथमिक गतिविधि, अपनी मछली पकड़ते हैं, उसको काम में लेते हैं, सीधी प्राकृतिक से प्राप्त है। द्वितीय गतिविधि क्या होती है सर, द्वितीय गतिविधि आपको याद आया होगा, नहीं याद आ रहा तो आप चैप्टर देख लेना, मैं बता देता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त जो वस्तुएं होती हैं उनको परिष्कृत करके, उनको बदल कर जब हम काम में लेते हैं, बेचते हैं, तो वो हमारी द्वितीय गतिविधि होती है। बाकी तीनों देख लेना, इसी में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में अधिकांश रोजगार प्रदान करता है। भाई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अपने पास यहाँ पे चेन्नई में जाते हैं तो लोग किस लिए जाते हैं, नौकरी पैसे के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे सेवा क्षेत्र ज़्यादा मिलता है, प्राथमिक नहीं है वहाँ पे, प्राथमिक कोई क्षेत्र नहीं है भाई, द्वितीयक भी नहीं है, पर्यटन भी नहीं है ज़्यादा यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे सेवा क्षेत्र ज़्यादा उपलब्ध करवाता है। कौन से, ये अपने चारों महानगर है, यहाँ पे सेवा क्षेत्र बहुत बढ़ के है भाई, क्योंकि वहाँ पे कंपनियाँ हैं, कंपनियाँ हर एक परिवार का व्यक्ति है वहाँ पे काम में लगा हुआ, तो यही है। उच्च परिणाम और नवाचारों के स्तर को शामिल करने वाली नौकरियों को निम्न के रूप में जाना जाता है भाई, यानी उच्च स्तर की बात कर रहा हूँ, उच्च परिणाम और नवाचार। चतुर्थक गतिविधि पढ़ाई है मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो चतुर्थक गतिविधियों में शामिल होती है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित है भाई। हाँ, चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित बात करें तो विनिर्माण कंप्यूटर नहीं आता, पेपर कच्चा माल नहीं आता है, मुद्रण पुस्तकें नहीं आती है, आपके पास विश्वविद्यालय शिक्षण आता है, उच्च स्तरीय तकनीकी जो शिक्षा होती है वो उसी में शामिल होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई। कथन की बात करें तो आ सकता है, देखो बाह्य स्रोतन लागत को कम करती है और दक्षता बढ़ाती है, बिल्कुल सीधी बात, बहुत ही अच्छी बात है, सीधी सही बात है। कई बार इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की नौकरियां भी बाह्य स्रोतन की जा सकती है, बाह्य स्रोतन यानी बाहरी क्षेत्र में। केपीओ की तुलना में बीपीओ के पास बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नौकरी का बाह्य स्रोतन करने वाले देशों में नौकरी चाहने वालों में असंतोष हो सकता है, नहीं असंतोष कैसे हो सकता है भाई, वहां पे तो अपने पास बढ़िया संसाधन मिलते हैं व्यक्ति को, तो असंतोष थोड़ी ना आएगा। ये हो जाते हैं आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 30 शब्दों में देने, एक बार मैं टेक्स्ट बुक के प्रश्न करवा रहा हूँ, अपने अलग से जब रिवीजन करेंगे तो आपके लिए बढ़िया शानदार क्वेश्चंस और ले आऊंगा मैं, वैसे ये काफ़ी है। फुटकर व्यापार सेवा की व्याख्या कीजिए। फुटकर व्यापार क्या होता है, देखो फुटकर व्यापार सीधे उपभोक्ताओं के लिए सामानों की बिक्री से संबंधित व्यवसायिक गतिविधि है, सीधी सी बात है। खुदरा वाले नहीं बताया था मैंने, खुदरा व्यापार वही है ये। अधिकांश फुटकर व्यापार स्थिर प्रतिष्ठानों या दुकानों में होता है, बताया समझाया, समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो केवल बिक्री के लिए समर्पित होते हैं, फेरी, रेहड़ी, ट्रक, द्वार से द्वार, डाक आदेश, टेलीफोन, स्वचालित बिक्री मशीन और इंटरनेट फुटकर व्यापार के उदाहरण है, ये बता दिया मैंने। इसके अलावा फुटकर का मतलब यहाँ पे वही है, अपने पास खुदरा शेर है ना, खुदरा व्यापार पूछ ले या फुटकर व्यापार पूछ ले, ध्यान से समझ लेना।
फुटकर व्यापार के कई और विविध लाभ हैं। उपभोक्ताओं को अधिक से अधिक विकल्प और सूची में चुनने के साथ ही मूल्य निर्धारण प्रतिस्पर्धी होती है भाई। यानी कहने का मतलब एक दुकान पे गए, वहां पे रेट भाव नहीं जचा, अपन दूसरे में चले गए, ये अपने पास कंपटीशन मिलता है अपने को। फुटकर व्यापार उपभोक्ताओं को व्यवसायों के साथ संबंध बनाने और उन वस्तुओं का अधिग्रहण करने का अवसर देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। फुटकर व्यापार के नुकसान छोटे पैमाने पर फुटकर विक्रेताओं के लिए आते हैं, जो दोनों उत्पाद वर्गीकरण और मूल्य निर्धारण के मामले में अपने बड़े प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष करते हैं। ये प्रश्न जो है ना, बड़ी आसान भाषा में बढ़िया प्रश्न है। इसके ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलने वाले हैं। चतुर्थ सेवाओं का वर्णन करें। चतुर्थ सेवाएं यानी चतुर्थ गतिविधियां, जिसको क्रियाएं कहते हैं। देखो, चतुष्कोणीय सेवाएं उन बौद्धिक व्यवसायों को संदर्भित करती है जो उन्नत और विशिष्ट है, जैसे कि सोच की बात कर लेते हैं, इसके अलावा शोध की बात कर लेते हैं, इसके अलावा नए विचारों को विकसित करना है। चतुर्धारक गतिविधियों में, यानी चतुर्थक करना चाहिए भैया पे, है ना, चतुर्धारक धातुक नहीं है, चतुर्थक है ना, लिखा हुआ आपके पास ही देखो ना। गतिविधियों में सूचना का संग्रह होता है, उत्पादन और प्रसार, यहाँ तक कि सूचना का उत्पादन शामिल होता है। सूचना का उत्पादन भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है रे। अनुसंधान और विकास के आसपास चतुष्कोणीय गतिविधियां केंद्रित हैं और विशेष ज्ञान और तकनीकी कौशल से युक्त सेवाओं के उन्नत रूप में देखा जा सकता है। इसमें कंप्यूटिंग, सूचना और प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी, परामर्श और आर एंड डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात है, जैसी सूचना सेवाएं प्रदान करने वाले बौद्धिक उद्योग शामिल आते हैं, इसमें होते हैं। नेक्स्ट है, दुनिया में चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से उभरते देशों का नाम बताइए। देखो, नहीं आएगा ये प्रश्न, फिर भी आप देख लेना भाई, ये प्रश्न पूछे नहीं जाएगा, मैं अभी काट देता हूँ, ठीक है। कोई आएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे किसी देश का नाम पूछ सकता है इसमें, है ना, ये ध्यान में रख लेना भाई। नेक्स्ट है, अंकीय विभाजक क्या है। अंकों का विभाजक क्या होता है। देखो, सूचना और अपने पास से प्रौद्योगिकी आधारित विकास से उभरने वाले अवसरों को दुनिया भर में असमान रूप से वितरित किया है। देश में व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मतभेद हैं, जबकि विकसित देशों ने आईसीटी सेवाएं प्रदान करने में आगे बढ़ गए हैं। अब ये आईसीटी सेवाएं क्या होती है। आईसीटी की फुल फॉर्म होती है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, याद रखना, इसका नाम पूछ सकता है। विकासशील देश पिछड़ गए हैं और इसे अंकीय विभाजक के रूप में जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है, विकसित देश है वो अपने पास आईसीटी का बहुत ही प्रयोग कर रहे हैं। ये अपने पास इंटरनेट की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा अहम कदम था आईसीटी का मतलब मैंने बता दिया है। और जो विकासशील देश है बेचारे, वो पिछड़ गए इस क्षेत्र में, तो ये अंकीय विभाजन माना जाता है। अंकीय विभाजक एक आर्थिक और सामाजिक असमानता है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के उद्योग या प्रभाव के संबंध में है। इस तकनीकी में टेलीफोन, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर और इंटरनेट शामिल हो सकते हैं। ये आमतौर पर शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोगों के बीच मौजूद है, शिक्षित और अशिक्षित के बीच है, सामाजिक आर्थिक समूहों के बीच है, और विश्व स्तर पर अधिक और कम औद्योगिक रूप से विकसित राष्ट्रों के बीच है। ये सारा विभाजक है भाई। अपने पास गाँव में कंप्यूटर कौन यूज़ करता है, शहरों में जाओ कंप्यूटर सारे कुछ यूज़ करते हैं, तो ये आ जाता है भाई अंकीय विभाजक। नेक्स्ट आते हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर आपको 150 शब्दों में देने हैं। प्रश्न बहुत ही शानदार है, ये इन्हीं में से आ जाएगा भाई। आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का महत्व है। आधुनिक विकास में सेवा क्षेत्र का महत्व बहुत है। देखो, बात करते हैं आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र का महत्व है। हाँ नहीं, ये यहाँ प्रश्न ये था, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्र के महत्व और विकास पर चर्चा कीजिए, ये प्रश्न है। देखो, महत्व कौन कौन से, देखो, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में हिस्सेदारी, सबसे पहले तो ये शुद्ध राष्ट्रीय, हाँ ये क्या होता है, एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है। इसमें बात करें तो इसमें हिस्सेदारी आती है इसकी। वर्तमान में सेवा क्षेत्र कारक लागत राष्ट्रीय आय में देश के शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अधिकतम हिस्सेदारी का योगदान देता है। बजट 2019-20 के अनुसार राष्ट्रीय आय का 55.8% हिस्सा है सेवा क्षेत्र से आता है, और इसके अलावा इस क्षेत्र में कुल कामकाजी आबादी का 28.3% होता है भाई। देखो, ये सारी बातें मैं चलो समझा देता हूँ जल्दी से। औद्योगिकीकरण में मदद मिलती है ना। औद्योगिकीकरण में कैसे मदद मिलती है भाई इसकी, यानी कहने का मतलब उद्योग, किसी ने उद्योग स्थापित करा और उसमें लोगों की आवश्यकता हुई तो वहाँ पे लोग जाएंगे, तो वो सेवा क्षेत्र ही आता है। यह इसमें है भाई। देखो, कच्चे माल, तैयार माल और मजदूरों को ले जाने लाने में मदद, है ना, वो भाई बात आ जाती है इसमें।
कृषि का विस्तार बात करें तो कृषि का विस्तार भी होता है। देखो, सेवा क्षेत्र बेहतर नेटवर्क सुविधाएं प्रदान करके कृषि उत्पादन को विकसित करने में मदद करता है। यह कच्चे और तैयार माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में मदद करता है। इसका बढ़िया सा एग्जाम्पल मैंने आपको प्राथमिक गतिविधियों में समझाया था। क्या समझाए थे? मैंने बताया था, ये मान के चलो किसी ने अपने पास सब्जियां वगैरह उगाई है, तो वो अगर 12 घंटे में नहीं पहुंचेगी तो तकनीकी आने से क्या हुआ है, सेवा क्षेत्र होने से क्या हुआ, ट्रक में अपने पास कोई अपने पास ट्रक मालिक है, वो उसको 12 घंटे में पहुंचा देता है, तो वो सेवा क्षेत्र में आता है। इसके अलावा बात करें क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना है होता है भाई, क्षेत्रीय असंतुलन भी दूर होता है। यह क्षेत्र एक सुव्यवस्थित परिवहन और संचार सेवा प्रदान करता है। यह देश के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ पर्याप्त बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान करता है। इस प्रकार यह देश के भीतर क्षेत्रीय असंतुलन और समानताओं की समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। बढ़िया प्रश्न है भाई, याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आता है आपके पास, हाँ, बाजार विकास। इसमें अपने पास इसी प्रश्न का उत्तर है भाई, है ना, इसी का आगे है क्या, बाजार का विकास होता है सेवा क्षेत्र से। कैसे? यह क्षेत्र कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। यह कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के तैयार माल और कच्चे माल या अर्ध तैयार माल दोनों के लिए उचित बाजारों को विकसित करने में मदद करता है। जीवन की उच्च गुणवत्ता मिलती है सेवा क्षेत्र से। परिवहन और संचार, बैंकिंग और बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में बेहतर सेवाएं एक देश को देश के बेहतर जीवन स्तर में वृद्धि करके आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद करनी चाहिए या होती है। यह किसी देश के HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं, कि मूल्य सुधार में करने में भी मदद करता है, उत्पादकता में वृद्धि होती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी वृद्धि होती है। ये भी आप इसका देख सकते हो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करें तो आता है परिवहन और संचार सेवाओं के महत्व के बारे में विस्तार से चर्चा कीजिए। मैंने बता दिया भैया, आपको पूरी डिटेल समझाइए वहाँ पे। देखो, परिवहन एक सेवा या सुविधा है जिसके द्वारा लोगों, सामग्रियों और निर्मित वस्तुओं, सामानों को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। संचार सेवा में शब्दों और संदेशों, तथ्यों और विचारों का प्रसारण शामिल है। एक देश विकसित परिवहन प्रणाली के बिना तेज गति से विकास नहीं कर सकता है। ये लिखा हुआ है। परिवहन सेवाओं का महत्व मैंने बता दिया था, आप देख लेना, ये सामने आपके पास दिया हुआ है, तो समझाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि मैंने समझा दिया भाई। अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट इसी में आता है भाई, देखो, एक विकसित परिवहन प्रणाली पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की सुविधा के लिए द्वारा क्षेत्रीय औद्योगिक असमानता को कम करती है, क्योंकि पिछड़े क्षेत्र को विकसित परिवहन की मदद से विकसित क्षेत्रों में से पिछड़े औद्योगिक केंद्र के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादों को भेजकर वहां के निकटवर्ती क्षेत्र में बेचा जा सकता है। ये बात बता दी है, मैंने समझा दी भाई। परिवहन प्रणाली उद्योगों में अधिशेष मजदूरों को भेजकर, यानी अधिक मजदूरों को भेजकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या को हल करने में मदद करती है और ये उद्योगों की जरूरतों को भी शामिल हल कर देती है भाई। परिवहन प्रणाली लोगों के विभिन्न हिस्सों के बीच संबंध स्थापित करने में मदद करती है और लोगों में एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करती है। संचार सेवाओं का महत्व क्यों है? संचार का मैंने बताया है आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले। संचार सूचना और समाचार भेजने का काम माध्यम है। संचार प्रणाली उद्योगपतियों और व्यापारिक समुदायों को व्यापार और वित्तीय मामलों में संबंधित जानकारी और समाचार प्रदान करके सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। वे कुछ ही समय में वो दुनिया के किसी भी हिस्से में प्रचलित वस्तु की कीमत के बारे में जानना संभव बनाते हैं। संचार प्रणाली सूचना भेजकर आर्थिक विकास की सुविधा करती है भाई। तो ये बढ़िया प्रश्न है। और अब ये आपका शायद चैप्टर, हाँ, अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और इसके देखो अपने टेक्स्ट के जो क्वेश्चंस थे वो हमने कर लिए हैं। बढ़िया नोट्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। क्लास एक बार देखते ही गारंटीड है इस चैप्टर के क्वेश्चन से आप बिना गलती किए कर सकते हो। अगर क्लास देख लिए तो ये मान के चलो आप इस चैप्टर को याद कर लिए हो। तो मुझे लगता है बस क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।